नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमएस में। मैं महिला शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें हिंदी शिक्षण विधियों की, साइंस का शिक्षण विधियों, गणित शिक्षण विधियाँ और साइंस शिक्षण विधियों के बारे में हम बात करेंगे। आज ये पहला वीडियो है जिसमें हिंदी शिक्षण विधियों की आज बात करेंगे और यह सीरीज चलती रहेगी आगे से आगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड ग्रेड हो गया, सीट 8 हो गया, ये सभी क्वेश्चंस हम लेंगे। पहले सेकंड ग्रेड की सीरीज ले रहा हूँ, जिसमें सेकंड ग्रेड के जितने भी प्रश्न है हिंदी शिक्षण विधियों में आए हुए, इतनी 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई है वो सभी प्रश्न है इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। अब एक बात आपको बता देता हूँ, इसमें क्रमांक जो ये पूरा पेपर है एग्जैक्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चन, इसलिए इसका क्रमांक थोड़ा चेंज रहेगा। जो सेकंड ग्रेड में जो पेपर आया था वहीं से है, और जो आंसर की ऑथेंटिक आंसर की है संशोधन के बाद वहीं से आंसर बता रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में। मतलब ऐसी विधि का आपको नाम बताना है जिसमें शिक्षण अधिगम जो प्रोसेस है उसको देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, दूसरा ऑप्शन है सूत्र विधि, तीसरा है अनुकरण विधि, चौथा है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है? तो वो विधि है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जिसमें बालक अध्यापक के निर्देशन में स्व अध्याय करता है। और इस विधि में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसके प्रोसेस को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं कि बालकों ने कितना ग्रहण किया, लेकिन इसको प्रक्रिया को नहीं देख सकते। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 120 नंबर है, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। मतलब न्यूनतम मतलब कम से कम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। मतलब यहाँ व्याख्यान की बात नहीं कर रहा, कम से कम आपको साधनों के माध्यम से सिद्धांत और जो तथ्य है उनको स्पष्टीकरण करना है। इसमें कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में, चारों विधियों में से प्रदर्शन विधि ऐसी है जिसमें कम से कम हम टीचिंग में सर्वदर्शी साधनों का उपयोग करके हम सिद्धांत या तथ्यों को स्पष्टीकरण कर पाते हैं। तो ये कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। इसमें न्यूनतम साधनों का प्रयोग होता है। जैसे वाचन विधि है, इसमें तो न्यूनतम साधनों का प्रयोग ही नहीं होता। सैनिक विधि है, इसमें आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसके माध्यम से। तो न्यूनतम साधनों के माध्यम से या सर्वदर्शी सामग्री के माध्यम से जिसमें सिद्धांत और तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है, वो कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता और कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें वे अध्यापक शिक्षण कराए जो विषयगत योग्यता और कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है? भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण विधि, भ्रमण विधि। तो आपको पता है जो विषयगत योग्यता और कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के जो अध्यापक पूरक होते हैं वो होती है दल शिक्षण विधि, जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक सामूहिक रूप से शिक्षण कराते हैं। ऐसी विधि कहलाती है दल शिक्षण विधि। नेक्स्ट प्रश्न, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है? मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक स्वगति से सीखता है, अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है और फीडबैक मिलता है, उसे तुरंत फीडबैक मिलता है या त्वरित प्रतिपुष्टि मिलती है? ऐसी कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो यह है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जिसके जनक है B.F. स्किनर। इस विधि में क्या होता है? बालक स्वगति से सीखता है, अपना मूल्यांकन स्वयं करता है और तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा वह है, मतलब विभिन्न विषयों में निहित जो ज्ञान है उसकी एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। मतलब सहसंबंध पर आधारित विधि कौन सी है? प्रशासवादन विधि, प्रदर्शन विधि, समवाय शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। तो यह प्रश्न तो आपको सहसंबंध से ही पता चल रहा है कि समवाय जो शिक्षण विधि है वो विभिन्न विषयों में निहित जो ज्ञान की एकता है उसको स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध इसमें आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
व्याकरणिक नियमों को कंठस्थीकरण कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ नहीं कराना है, बल्कि कक्षा कक्ष में जो भाषाई वातावरण पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब कक्षा का वातावरण ऐसा बनाया दिया जाता है कि बालक उस भाषा के भाषाई वातावरण में बोलचाल से भाषा सीख लेता है। तो ऐसी कौन सी विधि है जो व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने पर बल नहीं देती, बल्कि भाषाई वातावरण बनाने पर बल देती है? तो ऐसी विधि कौन सी है? दल शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि जो है वो भाषाई वातावरण बनाने में बल देती है। मतलब अगर आप हिंदी भाषा सिखा रहे हो बालकों को, तो कक्षा का वातावरण ऐसा बना दो जो कि हर बात हिंदी में ही बोली जाए। अगर आप व्यक्ति को संस्कृत भाषा सिखा रहे हो, तो मतलब कक्षा का जो वातावरण वो संस्कृत में ही बना दो, उसको मातृभाषा में अनुवाद मत करो। इसे मातृभाषा निषेध विधि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम निर्बाध विधि, सुगम विधि और मातृ विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। मतलब जो श्रुत लेखन अभ्यास विधि है उसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के लिए श्रुत लेखन अभ्यास विधि होती है? छात्रों के श्रवण और लेखन में समन्वय करना। देखो, श्रुत यानी सुनना, लेखन यानी लिखना। मतलब छात्रों के श्रवण कौशल और जो लेखन कौशल है उसमें समन्वय बनाना, समन्वय स्थापित करना। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना। ये भी सही बात है कि श्रुत लेखन सुन के बालक लिखेगा तो शुद्ध वर्तनी सीखेगा। लेखन की गति में वृद्धि करना। मतलब बालक अगर सुन के लिख रहा है तो उसकी गति में वृद्धि होगी। अगर अध्यापक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा तो वो लिखने भी स्पीड करेगा, इससे उसकी गति में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी चारों ऑप्शन सही है। मतलब श्रुत लेख जो अभ्यास विधि है उसका उद्देश्य होता है श्रवण और लेखन को में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना और लेखन की गति में वृद्धि करना। नेक्स्ट प्रश्न है 126, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? प्रत्येक पाठ से पूरा उद्देश्य तय की जाए। ये तो आवश्यक है कि प्रत्येक पाठ से पूरा उद्देश्य तय की जाए कि आप किस उद्देश्य के लिए आज सूक्ष्म शिक्षण करवा रहे हैं, किस कौशल के लिए सूक्ष्म शिक्षण करा रहे हैं। तो ये तो आवश्यक है। अंतःक्रिया पर बल दिया जाए, ये भी सही है कि अंतःक्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। छात्र और जो छात्राध्यापक है और जो सामने छात्राध्यापक बैठे हैं उनके बीच अंतःक्रिया पर बल दिया जाए। पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, ये भी सही है कि जो पठन है, जो शिक्षण करा रहे हैं वो और जो मूल्यांकन है वो साथ साथ चले। और शिक्षण की समयावधि तय नहीं करे, ये गलत बात होगी। तो इसमें शिक्षण की जो समयावधि है वो 5 से 10 मिनट होती है, ये तय है। मतलब एक शिक्षण की समयावधि तय होती है इसमें, ये इसने बोल रहा है शिक्षण की समयावधि तय नहीं करी, तो ये गलत बात होगी। तो पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण कौन सा ये आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो विधि सहायक है, मतलब किसी भी नवीन भाषा को जानना है तो जो मातृभाषा है वो आधार का कार्य करती है, बेस का कार्य करती है। इस हेतु जो विधि सहायक है वो कौन सी है? शब्द परिवर्तन विधि, गठन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो अनुवाद पर आधारित विधि है, मातृभाषा पर अनुवाद पर आधारित विधि है, वो व्याकरण अनुवाद विधि है, जिसे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर प्रतिपादक, जिसके इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता? मतलब ऐसा कौन सा पद है जो इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता? पूरी इकाई को उप विभागों में बांटना, यह बात तो सही लग रही कि जो पूरी इकाई है उसको उप विभागों में बांट दो, इकाई को छोटे छोटे उप विभागों में बांट दो। शिक्षण विधियों को निश्चित करना, यह भी सही है कि जो जिस इकाई में आप पढ़ा रहे हो उसकी शिक्षण विधियाँ निश्चित कर लो कि इस शिक्षण विधि से हमें यह पढ़ाना है। आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। ये आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री है उसको एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए, ये बात गलत है। कि इसमें क्या होता है, जो संपूर्ण पाठ्य सामग्री है उसको मतलब एक ही रूप की इकाइयों में विभक्त किया जाए। जैसे मतलब अगर गणित की बात करें तो प्रतिशत है, लाभ हानि है, जो सरल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है, ये मतलब अनुपात समानुपात है, ये प्रतिशत पर डिपेंड होते हैं। तो ये सभी को एक साथ एक इकाई में बांध लिया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों को एक इकाई में बांध लिया जाता है। तो ये कौन सी होगी? इकाई शिक्षण। तो इसका तीसरा आंसर गलत होगा। इसका एक ऑप्शन और है, शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक उपभाग के लिए निश्चित करना। मतलब जो शिक्षक और जो विद्यार्थी की जो क्रिया है, चौथा ऑप्शन लिखा गया है, शिक्षक और जो विद्यार्थी की जो क्रिया है वो प्रत्येक उप विभाग के लिए निश्चित करना। मतलब जो भी आप उप विभाग में बांट रहे हो उसके लिए शिक्षक और जो विद्यार्थी की जो अंतर क्रिया है उसको निश्चित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। मतलब ये उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है,
भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। मतलब भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता क्या है? अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, मतलब दूसरे छात्रों को अध्ययन को बिना प्रभावित किए अपनी गति से सीखना, ये भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता है। ये बात तो सही है कि भाषा प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, छात्र स्वयं सीख सकता है, अपनी गति से सीखता है, दूसरे के अध्ययन को प्रभावित नहीं करता। अभ्यास को अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है। ये भी सही बात है कि इसमें जो भाषा प्रयोगशाला विधि, इसमें अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना है। इसमें मतलब जो भाषा का अर्जन है उसका सक्रिय वातावरण निर्माण कर दिया जाता है, यह भी इसकी उपयोगिता है। तो इसका सही आंसर हो गया ये सभी। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। मतलब जो वाक्य रचना और जो शब्द है उनका उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो वाक्य रचना है और जो शब्दों का उचित प्रयोग है उसका अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है फ्लैश कार्ड द्वारा। इसमें क्या होता है, जो फ्लैश कार्ड होती है कुछ, उसमें क्या होता है, कोई शब्द दिया होता है जिसके उसके ऊपर शब्द होता है और इसके नीचे जो रिक्त लाइन होती है उसमें उसका मतलब वाक्य रचना की जाती है उस शब्द के आधार पर, या चित्र, कभी कभी फ्लैश कार्ड में चित्र होता है यहाँ पे और उस चित्र के नीचे शब्द लिखा होता है और उस शब्द के आधार पर वाक्य रचना की जाती है। तो यह अभ्यास करवाया जाता है फ्लैश कार्ड द्वारा। याद रखना, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? ये अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है। ये बात आपको बिल्कुल सही है कि ये लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, साध्य नहीं है, केवल साधन मात्र है। तो ये बात तो सही है। शाब्दिकता में कमी करते हैं, ये भी बात सही है। शाब्दिकता में कमी का आशय हो गया कि ये दृश्य श्रव्य उपकरण दिखा दो, इसका मतलब आपको ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि मतलब दृश्य श्रव्य उपकरणों के माध्यम से उसको सिखा दो, समझा दो कि ये ऐसे होता है, उसको प्रत्यक्ष दर्शन करवा दो उसका, जब व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब शाब्दिकता में कमी करते हैं। शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, ये बात गलत लगती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है, ये भी सही है। सर्वदर्शी के उपकरणों का जो प्रयोग करते हैं उससे अधिगम सुगम बनता है, रोचक बनता है, सरल बनता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। तीसरा, मतलब ये शिक्षक का स्थान नहीं ले पाते, मतलब शिक्षक तो चाहिए, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग शिक्षक ही करता है, शिक्षक का स्थान नहीं ले सकते। ये नहीं कि दृश्य श्रव्य उपकरण दे दो और बालक अपने आप सीख लेंगे। दृश्य श्रव्य उपकरणों को यूज करने वाला चाहिए, शिक्षक चाहिए, शिक्षक का स्थान नहीं ले सकते कभी भी। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एकरूपता लाने में सहायक होगी। मतलब कक्षा शिक्षण में उच्चारण में आपको एकरूपता लानी है। क्या लानी है? उच्चारण में एकरूपता, मतलब सभी उच्चारण करें, एक रूप तरीके से उच्चारण करें। इसके लिए कौन सी विधि आवश्यक है? सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है व्याख्यान विधि कोई काम की नहीं है, सूत्र विधि कोई काम की नहीं है, क्योंकि उच्चारण में एकरूपता लानी है। इसके लिए कौन सी है? भाषा शिक्षण यंत्र विधि, ये इसके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है जिस विधि में, मतलब जो कार्ड पर लिखे जो शब्द है उनको चित्रों के साथ मिलाया जाता है, कौन सी विधि में ऐसा कार्य किया जाता है? मतलब कोई कार्ड होता है उस पर शब्द लिखे होते हैं और यहाँ एक चित्र बना होता है। अब इस शब्द में जो ये शब्द है वो यहाँ शब्द से उठा के इस चित्र पे लगाया जाता है। ऐसी कौन सी विधि है? तो ये है सातचर्या विधि, जो मारिया मोंटेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित की गई सातचर्या विधि, जिसका दूसरा नाम है संगति विधि भी कहते हैं। इसके दूसरा नाम क्या है? संगति विधि। ये पठन सिखाने की विधि है। अब देखो आपको दो बातें बताता हूँ, एक दो सातचर्या विधि है वो तो क्या है पठन या वाचन सिखाने के लिए आवश्यक है, और जो मोंटेसरी विधि है वो लेखन सिखाने के लिए आवश्यक है, जिसमें अंगुलियां घुमाई जाती है किसी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आगमन विधि की विशेषता नहीं है। मतलब कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो आगमन विधि की विशेषता को नहीं दर्शाता? मनोवैज्ञानिक विधि है। ये सबको आ रहा है प्रश्न कि मनोवैज्ञानिक विधि है, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको आ रहा है प्रश्न। साथ अधिक सक्रिय रहते हैं, यह भी सही बात है। उदाहरण की सहायता से नियम निकाले जाते हैं, ये भी सही है। सामान्य विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, ये गलत बात होगी कि इसमें विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। मतलब जो उदाहरण होते हैं वो विशेष होते हैं और जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं। इसमें मतलब विशेष से सामान्य चलते हैं, तो आगमन विधि की ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब 100 अध्याय में रुचि बढ़ाना,
असत्य कथन पूछा है कि भाई मौन वाचन कर रहे हैं, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, ये तो मौन वाचन का उद्देश्य है कि इसमें स्वाध्याय में रुचि बढ़ती है। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, ये भी सही बात है कि इसमें ज्ञान की जो परिधि है उसको विस्तृत किया जाता है, ज्ञान विस्तृत होता है। अवकाश के सदुपयोग करना, ये भी सही बात है। मौन वाचन से आप बस में, पुस्तकालय में कहीं भी पढ़ सकते हैं, दूसरे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो इसमें अवकाश का सदुपयोग भी होता है। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये गलत बात है कि ये सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। रीट में एक प्रश्न आया था कि मौन वाचन कब से शुरू करना चाहिए, तो इसमें 5वीं क्लास से मौन वाचन शुरू करना चाहिए। इसका मतलब प्राथमिक स्तर के लिए मौन वाचन उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है। देखो इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। 3 है, प्रतिलेख, श्रुतिलेख और अनुलेख। तो इसका सही आंसर होगा अनुलेख। प्रतिलेख में क्या होता है, इसमें होता है हूबहू कॉपी करना किसी चीज़ की, और श्रुतिलेख में सुनकर लिखना। अनुलेख में जैसा का तैसा या अनुकरण करना या के अनुसार लिखना। देखो जैसा का तैसा लिख रहे हैं तो इसमें भी जैसा का तैसा हूबहू लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखा है ना अनुकरण करना, मतलब जैसा का तैसा अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब हो गया अनुलेख कर रहा है, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा अनुकरण करके लिख रहा है, उसका नकल करके लिख रहा है, तो इसमें मतलब के अनुसार लिख रहा है, तो अनुलेख माना गया था, और ये सही आंसर है अनुलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है। कोई विद्यार्थी है उसके उच्चारण दोष है का कारण क्या हो सकता है, मतलब कोई बालक में उच्चारण दोष है, इसका कारण क्या हो सकता है। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान नहीं होना, ये भी हो सकता है कि मतलब बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान नहीं है, ये दोष हो सकता है। प्रयत्न लाघव, ये भी हो सकता है कि मतलब प्रयत्न लाघव है, इस वजह से भी। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तब प्रयत्न लाघव दोनों, तो सही आंसर हो गया दोनों। मतलब ये दोनों है ना, ए और बी या 1 और 2, ये दोनों ही उच्चारण दोष होने का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब विद्यार्थी की उपलब्धियों व जो कमियां हैं उनका निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसा किस में रखा जाता है, पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन द्वारा, सतत मूल्यांकन द्वारा, मौखिक मूल्यांकन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और 24 घंटे के बाद या मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें पहला क्वेश्चन यही आएगा, और इसका आंसर मैं बता दूंगा वहाँ पे आपको। तो इसका आपको आंसर खुद को करना है। विद्यार्थी की उपलब्धियों में कमियों का निरंतर रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, तो ये आपको बताना है। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और आपको मैं बता दूं कि इसी क्रम में गणित शिक्षण विधियाँ, हिंदी साइंस का शिक्षण विधियाँ और साइंस शिक्षण विधियों की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, हर बार हम एक पेपर करेंगे। और अभी तक कम से कम सेकंड ग्रेड के 7 पेपर हो चुके हैं, 7 या 8 पेपर हो चुके हैं, तो सभी को हम लेंगे एक एक से। बाद में जैसे एस्टेट की बात करें, MP टेट की बात करें, इनके भी हम क्वेश्चन लेंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।